अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एआईबीपी के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की जिसका नाम है कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड लॉ। ये एआईबीपी का एक कोर कोर्स है। इस कोर्स का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत से लॉज, एक्ट्स, बुक्स और नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जहां इतना मैटर है, बंदा परेशान हो जाता है कि किस किस चीज़ की तैयारी करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इन लेक्चर्स के थ्रू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊं और जहां तक हो सके गाइड करूं ताकि आप लोग इजीली इस कोर्स को एक गो में क्लियर कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लॉज हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट की जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 लेक्चर है। कुछ टॉपिक्स मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा और रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। वैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सचेंजेबल या निगोशिएबल होते हैं और उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ये चीज आपको मजीद क्लियर होगी जब मैं टर्म्स को डिफाइन करूंगा। पहले देख लेते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर प्रोमिसरी नोट और फाइनली चेक। सबसे पहले हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट दूसरी पार्टी को देगा या उस पार्टी के कहने पे किसी और बंदे को देगा या उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर या बेयरर को देगा। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional promise या undertaking signed by the maker to pay on demand or at a fixed or future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में हो, जिसमें एक अनकंडीशनल यानी कि कोई कंडीशन के बगैर एक प्रॉमिस हो इंस्ट्रूमेंट के मेकर का, बनाने वाले का, कि वो अमाउंट पे करेगा एक फिक्स फ्यूचर टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ओनली टू यानी कि उसको, और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन यानी कि उसके ऑर्डर पर किसी और बंदे को पे करेगा, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी इस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर या बेयरर, बेसिकली जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे करेगा। इस चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें तो आप खुद इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला ऑर्डर या डिमांड करता है दूसरी पार्टी को कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट इस इंस्ट्रूमेंट के बनाने वाले को, मेकर को देगा या उसकी डायरेक्शन पर किसी और को देगा अमाउंट, या उस इंस्ट्रूमेंट को होल्डर को या बेयरर को देगा। अब इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a fixed or future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। काफी मिलती जुलती डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट में, लेकिन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा क्या क्या डिफरेंस है इसमें। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में हो, जिसमें एक अनकंडीशनल यानी कि सेम कोई कंडीशन के बगैर एक ऑर्डर हो, वहां पे प्रॉमिस था, यहां क्या है, एक ऑर्डर हो जिसमें दूसरी पार्टी एक फिक्स या फ्यूचर टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट उस बंदे को पे करेगा। प्रॉमिसरी नोट में हम क्या कर रहे थे, प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर था वो खुद प्रॉमिस कर रहा था कि मैं दूसरी पार्टी को पेमेंट करूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है, जो मेकर है वो ऑर्डर दे रहा है दूसरी पार्टी को कि वो इसको पेमेंट करे।
अब इन दोनों के डिफरेंस को भी सही से देख लेते हैं। बेसिकली प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। प्रॉमिसरी नोट में मेकर प्रॉमिस करता है कि वो दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ऑर्डर करता है कि ड्रॉई यानी दूसरी पार्टी को कि वो पेमेंट करे मेकर को। ये बेसिकली दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो मेकर है उसने प्रॉमिस कर दिया और ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया, दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जब मेकर कंडीशंस लिखता है तो सामने वाली पार्टी जो कि ड्रॉई कहलाती है उसका ये एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। उसी के बाद ही उसकी कंडीशंस फुलफिल होंगी और वो बाद में एज पर द रिक्वायरमेंट वो पेमेंट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे इंस्ट्रूमेंट की जिससे आप सब वाकिफ भी हैं, और वो कहलाता है चेक। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ड्रॉई यानी कि जो दूसरी पार्टी है वो बैंक होगी, और ये पेएबल बाय डिमांड होता है, यानी कि आप जब भी बैंक में चेक लेके जाएंगे अगर उस चेक की सारी कंडीशंस पूरी हैं तो बैंक को वो चेक एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको वो पेमेंट दे देगी या आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, यानी कि एक स्पेसिफिक बैंक में जमा होगा, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अब देख लेते हैं चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। जैसा कि मैंने बताया एक बैंक ही ड्रॉई हो सकता है चेक में, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है। चेक में दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती जैसे प्रॉमिसरी नोट में था, लेकिन इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में आपकी जरूरत होती है। चेक में क्यों जरूरत नहीं होती? चेक में एक बंदे ने चेक लिख दिया, उसको साइन कर दिया, अब दूसरा कोई भी बंदा उसको जमा कर देगा बैंक में तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में दूसरी पार्टी की साइन होना, एक्सेप्टेंस होना लाजमी है। चेक पेएबल ऑन डिमांड होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड या आपका स्पेसिफिक डेट होता है, यानी कि जब आपका मेकर डिमांड करेगा तब भी दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर अगर उस कंडीशन में लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करनी है तो जब वो डेट आ जाएगी उस डेट को वो पेमेंट करेगा। फाइनली अ चेक कैन बी क्रॉस बट क्रॉसिंग इज नॉट अलाउड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक को देख लेते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ चेक क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्यों की जाती है? क्रॉसिंग की जाती है चेक की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। विदाउट क्रॉसिंग एक चेक को आप ओवर द काउंटर कैश करवा सकते हो, लेकिन क्रॉसिंग के बाद कुछ लिमिटेशंस लग जाती है। जैसे कि जनरल क्रॉसिंग में आप चेक पे दो पैरेलल लाइंस कोने पे लगाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये चेक ओवर द काउंटर कैश नहीं हो सकता, बल्कि ये चेक अब किसी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। दूसरा हमारा कहलाता है स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें हम दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान एक बैंक का नाम लिख देते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि अब ये चेक सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में ही जमा हो सकता है। तीसरी जो है वो हमारी अकाउंट पेई या रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये चेक सिर्फ स्पेसिफिक बंदे के अकाउंट में ही जा सकता है। और आखिरी होता है हमारा नॉन निगोशिएबल। इसका मतलब ये है कि अब ये चेक निगोशिएट या इंडोर्स नहीं हो सकता, यानी अब इस चेक का बेनिफिशियरी चेंज नहीं होगा। मैं इन चारों को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जनरल के केस में क्या होता है, हम दो लाइनें लगाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि अब ये चेक कैश नहीं हो सकता बल्कि किसी न किसी बंदे के अकाउंट में ही जाएगा। दूसरा स्पेशल होता है जिसमें हम बैंक का नाम लिखते हैं, यानी कि अब ये चेक उसी बैंक में ही जमा हो सकता है। तीसरे में हम अकाउंट पे ही लिखते हैं, यानी कि अब ये उस बंदे का जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है उसी बंदे के अकाउंट में ही जमा हो सकता है। और फाइनली हम लिखते हैं नॉन निगोशिएबल। इसका मतलब ये मजीद निगोशिएट या एक्सचेंजेबल नहीं हो सकता, जो कि आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत होती है। तो ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट 1 लेक्चर। मैंने इस वीडियो को छोटा इसलिए रखा है ताकि आप लोग आसानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को समझ सकें, ओवर नहीं हो जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं कुछ टर्म्स को जो मैंने नहीं बताए हैं या उनको अभी क्लियर नहीं किया वो मैं मज़ीद बताऊंगा, प्लस आपकी पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मज़ीद कराऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक्स मज़ीद क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।